नमस्कार प्रिय साथियों, मैं चंदन सर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत दिनों से बहुत सारे छात्रों का यह मांग उठ रहा था कि एएनएम की वैकेंसी कब आएगी, एएनएम की वैकेंसी कब आएगी। तो वे सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार सरकार ने आपके लिए एएनएम की वैकेंसी निकाल दी है। जी हां, बिहार सरकार के अंतर्गत एएनएम की बहाली निकाली गई है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एएनएम की बहाली के लिए कितने रिक्तियां हैं, यानी कितने पदों पे बहाली निकाली गई। और ये रिक्तियां बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े पदों पे इसकी बहाली निकाली गई है। इसमें हम बात करने वाले हैं उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाला है, आपको कहीं इस फॉर्म को भरने के लिए उम्र सीमा क्या लगेगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम कैसे होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे जानकारी के साथ साथ इन सभी कोर्सेज की तैयारी भी कराई जाती है। तो बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही कोई भी नया वैकेंसी आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस वैकेंसी के बारे में। तो यहां पे सबसे पहले आप देखोगे लिखा हुआ बिहार, यानी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। बिहार सरकार के अंतर्गत यह फॉर्म आया है। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके के अधीन प्राथमिक केंद्र, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाए वो शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, इन सभी चीजों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। अब अगर इसमें हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन सा पद है और टोटल वैकेंसी कितनी है, तो यहां पे जरा गौर करना सभी। यहां पे हम बात करते हैं एएनएम के लिए, एचएससी पदों के लिए टोटल सीट जो आपका है 4197 सीट आया हुआ है। वहीं एएनएम आरबीएस के लिए आपको 510 सीटों पे रिक्तियां मांगी गई है। फिर एएनएम एनयूएचएम के लिए आपको 299 पदों पे बहाली निकली है, जिसमें कुल मिला के आपको 5006, जी हां, ये 5006 संख्या बहुत बड़ी संख्या है। बिहार में अगर एएनएम के बारे में बहाली देखा जाए तो 5006 पदों पे बहाली निकाली गई है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे, कौन कौन से बच्चे फॉर्म को भर पाएंगे, कौन कौन से छात्र भर पाएंगे और उसके लिए आयु सीमा क्या क्या होने वाला है। एक चीज यहां पे ध्यान देंगे, इसके लिए यहां पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा, आपको 2 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए एएनएम का। यानी आप बिहार में या फिर बिहार से बाहर कहीं से भी अगर यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, एएनएम की डिग्री आपने ली हुई है, और वो एएनएम की डिग्री कितने सालों की होनी चाहिए, 2 साल के लिए होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर यदि बिहार के बाहर भी आपने किया है, बिहार के बच्चों के लिए तो आपका बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वे बच्चे जो बिहार से बाहर रहते हैं तो उन्हें यहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आप अपना अवश्य एक बार चेक करवा लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन बिहार में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो वेबसाइट पे जाकर के या फिर पटना ऑफलाइन जाकर के इसको आप करवा सकते हैं। तो चलिए, ये बात तो समझ में आ गया कि एएनएम की बहाली जो निकली है, इसके लिए हमें 2 साल का एएनएम का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ उसका बिहार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके बाद अगर बात करेंगे बच्चे इसमें आयु सीमा के बारे में, सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी आयु सीमा कितनी दी गई है। तो इसकी आयु सीमा देख के बहुत आश्चर्य होने वाला है कि यहां पे आयु अगर यदि अनारक्षित ईडब्ल्यूएस महिला के लिए देखोगे 40 वर्ष आयु सीमा दिया गया है। अगर यदि अत्यंत पिछड़ा के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, और अगर यदि कोई अनुसूचित जनजाति है या जाति महिला में है तो ये कितना 42 वर्ष। यानी कि देखो 42 वर्षों तक ये फॉर्म को भरा जा सकता है। वे जो कि जिनका मन टूट चुका होगा, डिग्री लेकर के बैठे हुए होंगे, जॉब नहीं हो रहा होगा, सोच के देखें कि 42 वर्ष की उम्र तक आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एएनएम हो जाए, जीएनएम हो जाए, बीएससी नर्सिंग हो जाए, ये एक ऐसा वैकेंसी, एक ये ऐसा कोर्स होता है ना, जिसे अगर यदि आप कर लेते हैं, आज जॉब हो कि आपको 40 वर्ष की उम्र में जॉब हो, जॉब होना निश्चित होता है, लेकिन इस कोर्स को करना आपके लिए अनिवार्य है। अब देखो, जिन बच्चों ने इस कोर्स को किया होगा, जिन्होंने
करके बैठा है और वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उनका आशा टूट चुका होगा कि जॉब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उन्हें भी 40 वर्ष की उम्र में जॉब होने वाला है। और वो भी एक दो वैकेंसी नहीं आई है, ये वैकेंसी आपको 5000 वैकेंसी, जो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें नोटिफिकेशन। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के दिखा दिया है कि यहां पे क्या क्या दिया गया है। अब ये फॉर्म भरने का जो तिथि होता है ना, ये कब प्रारंभ होगा, देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है प्रारंभिक तिथि एवं समय। प्रारंभिक तिथि जो होगा ये फॉर्म भरने का 14/8/2025 से प्रारंभ हो रही है और ये अंत हो जाएगा 28/8/2025, यानी कि ज्यादा दिनों का समय भी नहीं है। तो तुरंत का तुरंत इस फॉर्म को आप जरूर भर लेंगे। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखोगे एक चीज ध्यान रखना है, यह नियोजन पूर्णतः संविदा पर आधारित है और 11 माह के लिए किया जाएगा। यानी ये जो आप वैकेंसी भरेंगे, जब आप इसमें पास कर जाओगे तो आपको सबसे पहले 11 महीने के लिए आपको वहां पे काम करना पड़ता है, जिसमें इस चीज की जांच हो जाती है कि क्या आप इस कार्य को कर पाएंगे। अगर कार्य को करने में आप सक्षम होंगे, कर पाएंगे, तो यहां पे लिखा हुआ संतोषप्रद कार्य एवं सेवा के आधार पर संविदा 60 वर्षों की आयु तक के लिए बढ़ा दी जाएगी। मतलब जब आप पास करोगे तो पास करने के तुरंत बाद आपको जॉब नहीं हो जाना है। अब ऐसा है कि पास करने के बाद आपको उसमें कुछ नॉलेज भी तो होना चाहिए, कि सिर्फ आपके पास रिटन नॉलेज है और प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो फिर वो तो फिजूल है। तो प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए आपको 11 महीनों के लिए गवर्नमेंट रख करके देखेगी। अगर आप उस कार्य को करने में सक्षम हुए, गवर्नमेंट संतुष्ट होती है, तो आपका इस जॉब की सीमा बढ़ा करके 60 वर्षों तक कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं एक एक चीजों को आपके सामने विस्तार से रख रहा हूं, और जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी कड़ी में आगे बढ़ते हो, यहां पे फिर देखेंगे इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहला बात तो आपके पास में एएनएम की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, वो बिहार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरी बात, आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके अलावे जो आपका अस्थायी निवासी होना चाहिए। बस इतना से कोई खास ज्यादा नहीं है। उसके बाद आपके पास में आधार कार्ड हो जाते हैं, फोटो वगैरह लगना रहेगा। तो ये सब जरा सी यानी नॉर्मल सी बात है, ये सारे बच्चों के पास में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना पेमेंट लगेगा, यानी शुल्क कितना देना होगा, तो यहां पे लिखा हुआ है उम्मीदवार की कोटि के आधार पे आपको फॉर्म भरने में रुपया लगने वाला है। इसमें यदि बात करते हैं सामान्य वर्ग के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपया लगने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी है 125 रुपया लगेगा। आरक्षित या अनारक्षित महिला के लिए 125 रुपया लगेगा। और बिहार राज्य के बाहर से अगर कोई बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उसके लिए 500 रुपया लगना है। दिव्यांगों के लिए उसके लिए आपके पास में 125 रुपया दिया जाना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा कैसे आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप कर लोगे तो इसका आपको एक एग्जाम होगा। अब यहां पे पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। एग्जाम का सिलेबस अभी आपको नहीं दिया गया, और यकीन मानो एग्जाम का सिलेबस कोई ज्यादा भारी नहीं होगा, और जो भी सिलेबस रहेगा उसको हम इजी वे में आपके लिए कवर करवा देंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि ये जो एग्जाम आपका होना है, लिखा हुआ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के आधार पे होगी, जिसमें 80 मार्क्स आपको दिया जाएगा। कुल जो ये एग्जाम जो ये होना है ये 100 मार्क्स का होना है, जिसमें 80 मार्क्स जो होता है 80 नंबर आपको लिखित एग्जाम के आधार पे, और लिखना नहीं रहता है वहां पे, कंप्यूटर पे आपको क्लिक करके ओएमआर शीट को फिल करना होता है। बस इतना सा काम होता है। ठीक है, उसके बाद जो 20 अंक बच गया, 80 मार्क्स तो यहां से आ गया। अब जो 20 अंक है, 20 अंकों के लिए आपको ये हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाता है। अब पूछोगे हॉस्पिटल सर हम कैसे लेंगे? अरे सिंपल से एक बात बताओ, हॉस्पिटल में जिस समय कोरोना फैला हुआ था तो बहुत सारा जो एएनएम है, एएनएम
जिसके पास में डिग्री था, तो वो हॉस्पिटल में जा करके वर्क किया था और सरकार ने इससे कहा था कि जब कभी हमें आवश्यकता होगी तो हम उन बच्चों को जो अभी योगदान दे रहे हैं उनको प्राथमिकता देंगे। और उसी के आधार पे सरकार ने यहां पे 20 मार्क्स अलग से ऐड किया है। अगर यदि आपने वहां पे आपको सर्टिफिकेट होगा उसका या नहीं भी होगा, आप हॉस्पिटल से कांटेक्ट करेंगे। अगर उस समय आपने योगदान दिया होगा, सर्टिफिकेट नहीं बनाया होगा, एक बार मिलकर के देख लोगे तो ये आपको 20 मार्क्स यानी 80 ऊपर में, अब 20 नीचे में, 80 20 कितना हो जाता है, 100 नंबर आपको यहां पे हो जाते हैं। और 100 नंबर का ये पूरा का पूरा एग्जाम होना है। अब देखो, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में रहेगा आपके लिए, दोनों माध्यमों में, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 20 नंबर अलग से होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है। यह चीज को ध्यान रखना है। परीक्षा की अवधि जो होगा 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में आपको 80 सवाल को बनाना है। तो 2 घंटा का मतलब हो जाता है 120 मिनट, तो काफी ज्यादा समय है आपके लिए। और इसका जो भी आपका सिलेबस है, अभी सिलेबस नहीं आया है, तो कोई भी बच्चे परेशान नहीं होंगे। देखो यहां पे फिर लिखा है, सीबीटी में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम, मतलब जो एग्जाम होगा कम से कम आप कितना मार्क्स लाएंगे कि आप पास कर जाओगे। तो लिखता है यहां पे, देखेंगे लिखा हुआ है कि 16/7/2007 ये आलोक में 40%। यहां देखो क्या कह रहा है कि 40%। सामान्य वर्ग के लिए कितना परसेंट, 40% नंबर लाना अनिवार्य हो जाता है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। अगर यदि बात करेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एवं दिव्यांगों के लिए मात्र 32% ही सवाल यानी कि कुल आपको बनाना है। तो बहुत कम नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ईमानदारी से सिर्फ आप पहले फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद तैयारी कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए किसी को भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के अब ये बात तो समझ में आ गया। यहां पे कुछ कुछ और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन सीबीटी का प्रवेश पत्र, यानी कि वो जो प्रमाण पत्र आपका होगा, एडमिट कार्ड जो होगा, जब आप उसमें पास करेंगे तो आपको क्या क्या ले जाना होगा। तो ये कहते हैं कि पहले तो ऑनलाइन सीबीटी 1 में जो आपने एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 2 आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि आधार कार्ड हो सकता है आपके पास में, फोटो युक्त वहां पे पहचान पत्र होता है, या फिर बहुत सारे एडमिट कार्ड होता है, उसके आधार पे ले सकते हैं। जन्म तिथि का साक्ष्य यानी कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी आपने मैट्रिक किया है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटर किया है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन भरते समय आरक्षण का दावा करने, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जिस समय भर रहे थे आपने उस समय कैटेगरी चूज किया होगा कि हम भैया यानी कि एससी हैं, एसटी हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो वो जो आपने फॉर्म भरा था उसी के आधार पे आपका रिजल्ट आता है, तो वो भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मेरे द्वारा दे दी गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके लिखेंगे कि सर मुझे इसके बारे में जानना है। और साथ ही साथ स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करके जुड़ भी सकते हैं, एप्लीकेशन पे आप जुड़ सकते हैं और इसका पूरा का पूरा कोर्स भी आप एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको सर्च करना है गोल्डन शिक्षा, गोल्डन शिक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और वहां से सारा इसका नोटिफिकेशन हो जाए और पीडीएफ वगैरह जो भी एग्जाम में आएगा उसका, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर क्लास भी आपको वहां पर मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।